नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको चलाने के लिए और अंजाम तक ले जाने के लिए इस ऑपरेशन को हैंडल करने वाले मेजर मेजर कुलदीप सिंह बरार को टैंक्स उतारने पड़ गए थे। उस समय पे जो हमारे देश की तात्कालिक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस ऑपरेशन को एक तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए खुली छूट दे रखी थी मेजर कुलदीप सिंह बरार को। मेजर कुलदीप सिंह बरार इस ऑपरेशन को हैंडल करते वक्त बताते हैं कि ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी कि जिस तरीके से उस टेंपल के अंदर से निकाला गया था उस खालिस्तानी को, या फिर जो भी एक्टिविस्ट वहां पर थे, जो भी लोग थे जो प्रो खालिस्तानी थे, खालिस्तानी समर्थक छुपकर वहां पे बैठे हुए थे, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक टेंपल के अंदर थे और साथ ही साथ जो वहां पर ह्यूमंस थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि हमारे देश के आम नागरिक भी वहां पर गए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्योंकि कैजुअलिटीज ज्यादा हो सकती थी, आम नागरिक ज्यादा मारे जा सकते थे, इसलिए ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस ऑपरेशन के मेन किरदार कौन है? ये व्यक्ति, इसका नाम है जनरल भिंडरवाला। जनरल भिंडरवाला वो व्यक्ति है जो कि खालिस्तान के समर्थन में देश में टुकड़े करवाने की बात कर रहा था। यानी ये व्यक्ति चाहता था कि पंजाब स्टेट को एक अलग देश बना दिया जाए। पंजाब स्टेट में जो अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन था उसको लागू करने के अलावा उसके और भी कुछ एक कदम आगे निकल करके एक अलग देश ही बना दिया जाए जिसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और सिर्फ सिख लोग वहां पर निवास करें। सिख लोगों के हिसाब से, उनके समुदाय के हिसाब से एक अलग देश की मांग इसके द्वारा उठाई जा रही थी, जिसको कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन को या फिर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उन्हीं की वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी बाद में। और इसका एक फायदा भी हमें हुआ कि इस ऑपरेशन को खत्म होने के जस्ट बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसे कि हम एनएसडी कहते हैं, उसका गठन किया गया। यानी कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में एनएसडी वो हमारी एजेंसी है जो कि सबसे पहले एक्टिव होकर के अंजाम देती है ऑपरेशंस को, और हमें सेना, टैंक्स, आर्टिलरीज नहीं उतारने पड़ते अपने ही देश के अंदर। चलिए विस्तार से बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले आप मैप को अगर देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पंजाब जो कि पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, इंडिया के पास पंजाब का बहुत ही छोटा हिस्सा है, जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हुआ है। पाकिस्तान 1971 में हुई अपनी हार, जिसमें उसके दो टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान बना, उसको पचा नहीं पा रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया के भी टुकड़े करवा दिए जाएं और उसी लिए उसने चुना पंजाब को। पंजाब स्टेट में उसने लगातार हथियारों की सप्लाई और अपने आईएसआई और अमेरिका की जो एजेंसी है सीआईए, उसके द्वारा मिल करके पैसे देना स्टार्ट किया। पैसे और हथियारों की सप्लाई के वजह से यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक लोगों ने एक तरीके से एक्टिविस्ट की तरह काम करना शुरू किया और मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको कहा गया कि खालिस्तानी समर्थन मूवमेंट। अब देखिए, खालिस्तानी लोगों ने जो एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही थी उनके द्वारा, वो एक अलग कहानी भी कनेक्टेड है जो कि 1978 से जुड़ती है। 1978 में आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, 1978 की अगर हम बात करें तो 1978 में जो निरंकारी क्लैश हुआ था, सिख और निरंकारियों के बीच में क्लैश। निरंकारी कौन है? निरंकारी वो लोग हैं जो सिखिज्म को तो मानते हैं, यानी सिखिज्म से ही आते हैं, लेकिन वो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनको नहीं मानते। उनका मानना यह है कि किसी लिविंग व्यक्ति को जो कि जिंदा है उसको हमें अपना गुरु मानना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को जो कि अब है ही नहीं। और इसी वजह से सिखों के बीच में एक तरीके से निरंकारियों को लेकर के एक क्लैश बना रहता है। दिन था बैसाखी का 1978। बैसाखी का दिन सिखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा की स्थापना किए जाने की वजह से इस दिन को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। 1978 में वहां पर, यानी कि पंजाब के अंदर में, जो वहां की रीजनल पार्टी थी अकाली दल,
उसका शासन था। अकाली दल वो पार्टी है जो कि समर्थन किया करती थी किसका? खालिस्तानियों का। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो खालिस्तानियों के बहुत ज्यादा विरोध में भी नहीं रहा करती थी उस समय पे। क्या हुआ उस समय? निरंकारियों ने एक तरीके से परमिशन लेने की बात की कि हम एक तरीके से जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से खालिस्तानी समर्थक जो भिंडरवाले थे, जर्नैल भिंडरवाला, वो काफी ज्यादा नाराज दिखे। परमिशन तो मिल गई निरंकारियों को, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कार्यक्रम को स्टार्ट किया, कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि सिखों के साथ में क्लैश हो गया। उस क्लैश में 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 3 निरंकारी भी मारे गए। इस पूरे कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया, या फिर जो व्यक्ति उस समय पे हेड हुआ करता था, गुरबचन सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया। गुरबचन सिंह अरेस्ट हो गया, लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था जर्नैल भिंडरवाला। जर्नैल भिंडरवाला वहीं से अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल किया। उसको देखते हुए ये साफ जाहिर हो सकता था कि ये व्यक्ति अकाली दल के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, यानी अकाली दल के खिलाफ है। अब बात को समझिए, पंजाब में रीजनल पार्टीज का दबदबा था, यानी कि अकाली दल उस समय पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी। कांग्रेस जो कि सेंटर में गवर्नमेंट थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट, 1977 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, और जो वहां पे जनता पार्टी थी उसने सरकार बनाया। अब इंदिरा गांधी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, और उसके बाद कंटिन्यूअसली उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे थे। अब 1977 में जब उन्होंने देखा कि भिंडरवाला एक काफी तेजी से उभरता हुआ व्यक्ति जो युवाओं में काफी पहचान बना चुका है, उनके लिए काम का साबित हो सकता है, तो उन्होंने अकाली दल के खिलाफ उसे खड़ा करने की योजना बनाई और उसे अकाली दल के खिलाफ खड़ा किया गया। यानी कि इंदिरा गांधी और भिंडरवाले, इन दोनों के बीच लगभग लगभग मित्रता सी थी। भिंडरवाले ने 1980 में इलेक्शन से पहले कांग्रेस का बहुत समर्थन किया और उनके लिए रैलियां भी की। कई बार वो इंदिरा गांधी जी के साथ में दिखाई दिया। भिंडरवाले वो व्यक्ति था जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत यह हुई कि इंदिरा गांधी जी तो इलेक्शंस जीत गई, जनवरी 1980 में वो सत्ता में आ जाती है उनकी पार्टी। लेकिन उसी बीच गुरबचन सिंह वही जो निरंकारियों का प्रमुख हुआ करता था, वो जेल से छूट जाता है। जेल से वो जैसे ही बाहर छूटता है, उसके कुछ दिनों के बाद, यानी लगभग लगभग 2 महीने के बाद, दिल्ली में उसके घर पर ही उसकी हत्या हो जाती है। अब उसकी हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल जाती है और उसके हत्या होने के जस्ट बाद ये जांच शुरू कर दी जाती है सीबीआई के द्वारा कि आखिरकार इसकी हत्या कैसे की गई। सीबीआई जब जांच अपना प्रारंभ कर देती है तो सीबीआई की जांच में यह मिलता है कि आखिरकार इस पूरी कार्यक्रम के पीछे, इस हत्या के पीछे जर्नैल भिंडरवाला और उसके कुछ साथी लोग जिम्मेदार हैं। जर्नैल भिंडरवाला जो कि खालिस्तानियों का समर्थन था, वो गुरबचन सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, और गुरबचन सिंह जी की हत्या के पीछे इसका हाथ होने की वजह से और इसके भाई के नाम की लाइसेंस जो कि मर्डर वेपन में यूज किया गया था, उसकी वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया गया। अब इन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग वापस छूट के आए, और जब वापस छूट के आए तो इंदिरा गांधी जी और जर्नैल भिंडरवाले के बीच में खटमट सी हुई। यानी कि इन दोनों के बीच में जो मित्रता पहले बनी थी वो खत्म सी होती हुई दिखाई दी और खत्म हो गई लगभग लगभग। और इसी बीच इस एक बार फिर से इसको अकाली दल का समर्थन मिला। अकाली दल का समर्थन मिलने के बाद अब ये पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए चुनौती बनता जा रहा था। कांग्रेस के लिए चुनौती बनने के साथ साथ ये देश के लिए भी चुनौती बनता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये देश के टुकड़े करवाने की बात कर रहा था, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने इसको पकड़ने की योजनाएं बनाई, इसको अरेस्ट करने का योजना बनाने लगी। इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले कई बार पकड़ने की कोशिश की गई मगर नाकामयाब रहे। ये जाकर के एक मंदिर में छुपा जिस मंदिर का नाम था द गोल्डन टेम्पल्स। द गोल्डन टेम्पल्स में जाने के बाद उसने अपने समर्थकों को वहीं पर बुलाया और लगभग लगभग 2000 से अधिक समर्थक वहीं पर रहने लगे। सारे ऑपरेशंस को वहीं से इसके द्वारा अंजाम दिया जाने लगा। जो भी ऑपरेशंस किए जाते थे उसमें कहीं ना कहीं आईएसआई और सीआईए जो कि पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया एजेंसीज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर हुआ करता था। देश में देश विरोधी एक्टिविटियां बढ़ रही थी और देश विरोधी एक्टिविटीज के बढ़ने के साथ साथ
देश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी बढ़ रही थी जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, जिसमें सबसे पहली चीज थी वो था लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश। किसके द्वारा? जनरल भिंडरवाला के द्वारा। जनरल भिंडरवाले ने क्या किया? उस समय के अवतार सिंह अतवाल एक कौन हुआ करते थे? डिप्टी कमिश्नर जनरल ऑफ द पंजाब पुलिस। वो गए हुए थे उसी टेम्पल में, द गोल्डन टेम्पल्स में। जैसे ही वो वापस लौटते हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस का मारा गया, और वो भी खुलेआम एक मंदिर के बाहर। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, उसकी हत्या हो जाती है। सनसनी फैल जाती है, लेकिन सेंटर को जवाब देना था कि आखिरकार यह कुछ कैसे हुआ। यानी कि इंदिरा गांधी उस समय तक मजबूर हो चुकी थी कि किसी भी न किसी तरीके से इस भिंडरवाले को रोकना होगा। अब भिंडरवाले को रोकने के लिए ऑपरेशन सनडाउन, जो कि एक तरीके से कॉवर्ड प्लान था, ये एक कोड नेम था, जिसमें बहुत से स्पेशल फोर्सेस के लोगों को, यानी स्पेशल ग्रुप के, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से उनको ऑपरेशन करके द गोल्डन टेम्पल से इस व्यक्ति को निकालना है, उस व्यक्ति को अगवा करना है। जनरल भिंडरवाले को वहां से अगवा करने की पूरी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलाई जानी थी, और उसके लिए एक्सरसाइजेस की जा रही थी। ये एक्सरसाइजेस पूरी हो चुकी थी। उसके बाद इसकी ब्रीफिंग के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो भी इस ऑपरेशन के हेड थे उनको बुलाया गया। जब ऑपरेशन हेड से पूछा गया कि आखिरकार इस पूरे ऑपरेशन में कितने लोगों की जान जा सकती है, तो ऑपरेशन हेड ने कहा, हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों की जान जा सकती है। और इसी वजह से इंदिरा गांधी जी ने इस पूरे ऑपरेशन को अबॉर्ट कर दिया, ऑपरेशन को रोक दिया गया। ऑपरेशन सनडाउन यहीं पर खत्म हो जाता है। ऑपरेशन सनडाउन जैसे ही खत्म होता है, अपने कुछ मिनिस्टर्स को वो भेजती हैं कि जाइए जनरल भिंडरवाला के साथ में निगोशिएशन करिए, किसी भी तरीके से बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाया जाए और खत्म किया जाए। कोई नतीजा नहीं निकलता। मंत्री परेशान हो जाते हैं भिंडरवाला के पास जा जाकर के, लेकिन वो किसी भी सौदे को मानने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए, पंजाब को एक अलग देश बना करके उसको वो सभी पावर्स दी जाए जो कि पंजाब एक देश को दी जानी चाहिए, क्योंकि उसको पाकिस्तान और अमेरिका के CIA का पूरा सपोर्ट था। इसलिए वो अपने अहंकार में चूर हो चुका था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार को जिस मंदिर में किया जाना था, वो टेम्पल जिसको हम कहते हैं हरमिंदर साहिब टेम्पल एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है। अगर आप मैप में देखेंगे तो लगभग 28 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखते हैं इस टेम्पल के अंदर में। इस पूरे टेम्पल को किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, और ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको पकड़ के बाहर निकाला जाए। ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया जाना था, जिसके लिए एक काबिल सेना चाहिए थी, और साथ ही साथ एक काबिल सिपाही भी चाहिए था, एक काबिल सेनापति चाहिए था। इसके लिए चुना गया मेजर कुलदीप सिंह बरार को। मेजर कुलदीप सिंह बरार ने आश्वासन दिया कि बिना कैजुअलिटी के हम ये ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। इस ऑपरेशन को स्टार्ट हुआ 1 जून 1984। 1 जून 1984 से ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इस ऑपरेशन में सबसे पहले एक्सरसाइज की जाती है कि आखिरकार किस तरीके से यह ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। 2 जून को पूरे अमृतसर को सील कर दिया जाता है। जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे उनको सील कर दिया जाता है कि अब कोई भी व्यक्ति यहां से भाग करके बाहर ना निकल पाए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी तरीके का कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस स्पेसिफिक एरिया को सील किया जाता है, ताकि वहां से कोई भी मिलिटेंट, कोई भी टेररिस्ट भाग करके जा ना सके और उसे पकड़ा जाए। 4 जून को टेम्पल, जो एक टेम्पल स्पेसिफिक टेम्पल का एरिया था, उस पूरे टेम्पल के एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया और उस टेम्पल को सील कर दिया गया। यानी अब किसी को यह इजाजत नहीं थी कि वो बाहर निकल के जा सके। वैसे तो पंजाब के अंदर में, अमृतसर में पहले ही धारा 144 लगाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग उस टेम्पल के अंदर मौजूद थे। अब उन लोगों को भी बचाना था और इस ऑपरेशन को भी अंजाम देना था। टेम्पल को पूरी तरीके से सील किया जा चुका था। 5 जून को सुबह के 10 बजे ये ऑपरेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है और टेम्पल में सेना के जवान घुसते हैं। अटैक करने ही वाले थे कि उससे पहले जो उनका रेडियो लिए हुए व्यक्ति था, यानी कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति था, उसके माथे पर गोली लगती है और वो मर जाता है। उसकी डेथ के बाद सेना को एक सदमा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि सामने से मशीन गन से फायर होगा
और साथ ही साथ इतने सारे लोग जो कि 2000 की संख्या में वहां हो सकते हैं, इसका अंदाजा शायद सेना को नहीं था। यह ऑपरेशन इतना लंबा चलेगा इसका भी अंदाजा उनको लगभग लगभग नहीं था, और इसी वजह से सेना काफी ज्यादा वहां पर हतोत्साहित होती है और उन्हें यह समझ में आने लगता है कि यह ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है। और सेना बुलाई जाती है और भी फोर्सेस बुलाई जाती हैं। मंदिर को चारों तरफ से पहले ही घेरा जा चुका था, लेकिन यह रणनीति बनाई जाती है कि मंदिर के ऊपर 3 तरफ से अटैक किया जाए। तीनों तरफ से अटैक किया जाता है। सेना की कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से हम मंदिर के अंदर एंटर कर जाएं, लेकिन मंदिर के मेन द्वार पे यानी कि एंट्रेंस पे आग लगा दी जाती है और सेना घुस नहीं पाती है। जब सेना लगभग लगभग नाकामयाब होती हुई सी दिखाई देती है तो होता क्या है, 6 जून को जो मेजर कुलदीप सिंह बरार थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक शील्ड का प्रयोग करें। क्या है वो शील्ड? उस शील्ड का नाम है टैंक। यानी कि टैंकों में घुस करके, टैंकों में बैठ करके हम जाएं टैंक्स को लेकर के, और उसके पीछे पीछे हमारे जवान जाएंगे, वो एंटर कर जाएंगे। टैंक्स की लाइट्स जो होती हैं, हेडलाइट्स, वो बहुत तेज होती हैं, और अगर वो आंखों पे पड़े तो हमारी आंखें चौंधिया जाएं, यानी कि हम देख नहीं सकते उसके बाद। तो उन्हीं का हेडलाइट्स का उपयोग करने के लिए टैंक्स का उपयोग किया गया और टैंक्स को लेकर के अंदर जाया गया। टैंक्स को अंदर तो लेकर के जाया गया, लेकिन यह ऑपरेशन इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। ऑपरेशन काफी लंबा चलने वाला था, बहुत से लोगों की जान जाने वाली थी, और उसी दौरान आर्टिलरी फायर की जाती है। आर्टिलरी फायर में जो टेम्पल का ऊपर का हिस्सा यानी जो गुंबद वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है, और उस गुंबद के टूटने की वजह से जो भी पत्थर वहां से गिरते हैं, उन पत्थरों के गिरने से मौत हो जाती है। किसकी? भिंडरवाले की। भिंडरवाले के साथ साथ साबेक सिंह और अमरीक सिंह, ये 2 और व्यक्ति मारे जाते हैं। इनकी खबर मिलती है सुबह 7 जून को, यानी कि सुबह 7 जून को यह खबर पूरी तरीके से मार्केट में या फिर पूरे उस पंजाब में फैल चुकी थी कि आखिरकार जो भिंडरवाले हैं उनकी हत्या हो चुकी है, वो मारे जा चुके हैं। अब उनके मारे जाने के बाद ये ऑपरेशन 3 दिन तक और चलता है। ये ऑपरेशन 7 से 10 जून तक चलता है। क्यों? क्योंकि कुछ और मिलिटेंट थे जो कि वहां पर बचे हुए थे। उनको बेसमेंट में जाकर के ढूंढ ढूंढ के, जिन्होंने सरेंडर किया उन्हें अरेस्ट किया गया, और जो सरेंडर नहीं किए उनको मार दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग 83 हमारे देश के जवान शहीद हुए और 249 लगभग इंजर्ड हुए थे। वहीं पे 1592 मिलिटेंट्स जो थे वो ऑन पेपर यानी अरेस्ट किए गए थे, और 554 के आसपास उनकी मिलिटेंट्स की डेथ हुई थी। इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट होने के बाद इसकी ब्रीफिंग दी जाती है किसको? इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी जैसे ही ये खबर सुनती हैं, वो अपना माथा पकड़ लेती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, किसी भी तरीके का आम नागरिक मारा नहीं जाएगा, हमारे देश के जवान शहीद नहीं होंगे, लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरीके से उनके सोच के खिलाफ जा चुका था। गुंबद टूट चुका था मंदिर का, और उस मंदिर का जो टूटा हुआ गुंबद था वो जा करके गिरता है गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर, जो कि वहां पर रखी हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब वो किताब है जो कि सिखों के लिए पूजनीय है, जिसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है सिखों के दिलों में, और उसी वजह से सिख बहुत ज्यादा आहत होते हैं। सिखों को यह लगता है कि हमारे धर्म के ऊपर कहीं न कहीं ये एक ऑपरेशन चलाया गया, और जिसकी वजह से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने फट चुके थे और कुछ पन्ने जल भी गए थे, और इसी ऑपरेशन की वजह से बाद में इंदिरा गांधी जी की सिखों के द्वारा यानी एक सिख के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। कुछ समूह के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है, और उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा उनको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हमारे देश को एक चीज है कि जो एनएसजी जैसी संस्था है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसी संस्था है, एजेंसी है, वो मिलती है, जो कि किसी भी इस तरीके की ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बिना कैजुअलिटी के अंजाम देने के लिए माहिर है। उसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर 1984 को, जस्ट इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी हमारे देश को कि एक ऐसा ग्रुप हमारे पास होना चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम दे सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार कंप्लीट हो चुका था, लेकिन लोगों को डर था कि आने वाले समय में कहीं न कहीं हिंदुओं और सिखों के बीच में क्लैश होगा, क्योंकि सिखों के मन में एक तरीके से उनके धर्म ग्रंथ के जलाए जाने और फट जाने की वजह से उनकी आस्था को बहुत ही बुरी तरीके से ठेस पहुंची थी। और हुआ कुछ ऐसा ही।
बाद में हिंदुओं और सिखों के बीच में क्लैश हुआ, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने देश में दो धर्म के लोगों को डिवाइड किया। दो धर्म के लोग जो कुछ गलतफहमियों की वजह से, और जो हमारे देश के बाहर रहने वाले कुछ कुप्रवृत्ति के लोग, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, हमारे देश का भला नहीं चाहते, वो लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर लोग बंट जाते हैं, और उन्हीं बंटवारे की वजह से उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे देश के कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं जो उनका समर्थन करते हैं। भिंडरवाले जैसे लोग जो कि पाकिस्तानियों की सहायता से अपने ही देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनके लिए यह सबक होना चाहिए कि आखिरकार देश हमारा है और इस देश को हमें ही आगे बढ़ाना है। हमें ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन न करने पड़े, इसलिए हमें अपने देश को और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पावरफुल के साथ साथ एजुकेशन के लेवल पे भी, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके, उनको पहचान हो सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारे खिलाफ हो रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, इसकी बेहतर पहचान हो सके, ताकि ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशंस दोबारा हमें न करने पड़े, ताकि खालिस्तानियों के समर्थक लोग दोबारा हमारे देश में उत्पन्न न हो और किसी भी तरीके का इस तरीके का ऑपरेशन न किया जाए। ये पूरा ब्लू स्टार ऑपरेशन जाहिर है आपको शायद समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।